ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था टॉपिक हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और उसमें मैंने बार बार दो चीजें समझाई थी कि यार मैग्नेटिक इफेक्ट को जज करने के लिए दो काम की चीजें हैं, पहले तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। दोनों चीजें हमें जो है क्लियर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल रहेगा हमारा बेस्ट जो है आउटकम आएगा हमारा वहां पर, ठीक है। अच्छा, ओके, तो याद है मैंने कल एक क्वेश्चन दिया हुआ था ट्रायंगल वाला, तो काफी लोगों ने उसे ट्राई किया होगा। ट्रायंगल का क्वेश्चन जो था, जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी बता दें। क्या समझाया था कल मैंने? एक बहुत ही स्पेशल केस समझाया था, स्प्लिट रूल वाला, कि अगर किसी क्लोज ज्योमेट्री में स्प्लिट हो रही है करंट, तो उस क्लोज ज्योमेट्री की वजह से आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो। बाकी अदर का आ सकता है, तो हमने देखा था कि कई केसेस में बाकी वो जो अदर वाला है वो जीरो हो जाता था, बट यहाँ पर जीरो नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमने जो है केसेस देखे थे कि क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा किसी एक वायर का। और इस वायर के लिए हमने एंगल देखे थे कि टॉप पॉइंट का 60 डिग्री और एक पॉइंट का 90 डिग्री है। तो डेफिनेटली हमने ये दोनों चीजें क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो बताएं किसी को अगर ये नहीं समझ में आया, एक बार देख ले ये सेक्शन। हमने जो दोनों वैल्यूज रखी, -60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये वहां पर वैल्यूज। ओके था यार यहाँ तक? बताएं। ओके, चलिए तो आज का डिस्कशन हम जो स्टार्ट करेंगे, हाँ बताएं। एक बार देख लेते हैं यार, देखें, बहुत ही सिंपल पार्ट था। इस सेंटर पार्ट के वजह से, 2 वाले के वजह से क्या आएगी? जीरो। 1 और 3 एक वायर है जिसपे दो एंगल बनने वाले हैं। क्या क्या दो एंगल बनने वाले हैं? एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री ना। एक 60 डिग्री और एक पॉइंट इनफाइनाइट वायर है 90 डिग्री। अब अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि ये जो सेकंड पॉइंट है, आप इसे पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव दोनों कब होते हैं? जब वो पॉइंट कहाँ होता? बीच में होता ना कहीं। हाँ सर। जब वो पॉइंट बीच में होता तब पॉजिटिव होता, क्योंकि ये पॉइंट भी पॉजिटिव और ये पॉइंट भी पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि वो पॉइंट बीच में नहीं है, कहीं साइड में है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो किस साइड में है। आप समझ जाए कि इन दोनों में से एक आपको कैसा रखना है? नेगेटिव। तो डेफिनेटली स्मॉलर वाली वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे ना, लार्जर को नहीं रखेंगे, वरना बी क्या आएगा आंसर? नेगेटिव। मैंने बताया नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटीज का नेगेटिव आने का कुछ मतलब ही नहीं है, जबकि हमने डायरेक्शन पहले से ही डिसाइड कर ली है। तो ये कंफ्यूज किसी को नहीं होना है कि 60 को माइनस रखना है या 90 को माइनस रखना है। मुझे लगता है हमेशा क्लियर रहेगा, स्मॉलर वाले को 90 रखना है, ओके, और स्मॉलर वाले को नेगेटिव रखना है, ये पॉइंट। देखिए, तो उस पे बेस्ड आज ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फिगर में नोटिस करना, एक चीज देखने को मिलेगी आपको, क्या कि ये मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ ये, और फिर यहाँ पे एक ऐसा किंक बना रहा हूँ और फिर आगे कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इस किंक का मतलब ये होता है कि एक वायर के ऊपर दूसरी वायर ऐसे टच करके नहीं जा रही है, वो उससे क्या है? सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है, ओके ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये रिंग ऐसे नहीं बना कि ये रिंग है और ये रिंग है और ये आगे ऐसे ऐसे नहीं है। ये कैसा सेटअप है? मैंने जस्ट अभी बताया आपको कैसा सेटअप है। ये कुछ ऐसा सेटअप है कि यहाँ से ये वायर जा रही है और ये वापस इस पे ही टर्न होके जा रही है, यहाँ पर टच नहीं है वो दोनों। क्लियर कि नहीं? तो इसका मतलब क्या ये स्प्लिट रूल का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? नहीं सर। ये इस आई आधी करंट कुछ इधर गई आधी कुछ गई, नहीं, यही करंट गई और ऐसे रिटर्न होके आ रही है। तो चले ट्राई करें जल्दी से इसका आंसर। रिमेनिंग टू साइड पे इनफाइनाइट है, ये ट्राई करें, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। जस्ट 1 मिनट इज इनफ।
यार बता, सिंगल लाइन क्वेश्चन तो सबको समझ में आया कि नहीं? नंबर 1, ये वाली पूरी वायर किसका काम करेगी? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का। तो 1 और 3 का एडिशन क्या आने वाला है? म्यू नॉट आई बाई 2r। 2r। कोई डाउट क्या? अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी 1 और 3 की जो आई है? इधर है करंट, तो इस पॉइंट पर आउट ऑफ द प्लेन। देखें, आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। इस फिगर को अपने राइट साइड पे रखो, मतलब मैंने ये बना लिया फिगर, ये है मेरी करंट। अब देखो जरा, इस पॉइंट पर चाहिए तो पाम यूज करो। पाम यूज करो मतलब थंब इधर रखो, फिंगर्स इधर। तो परपेंडिकुलर का पाम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा या नीचे की तरफ? ऊपर। आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। तो आंसर क्या है? डेफिनेटली आउट ऑफ द प्लेन। ये किधर है? आउट। अब आप राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते थे। आप अपना थंब को इधर रखो एंड कर्ली योर फिंगर्स, तो जो आपको कर्ल इधर पर फील होगा वो फील होगा आउट, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना? तो बेटर है कि 2D वाले केसेस में ऐसे पाम रूल ही बेटर रहता है। अब बताओ इस रिंग की वजह से क्या होगा, इन या आउट? आउट। सबको समझा? ये रिंग Out. रिंग कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कर्ली योर फिंगर्स, कर्ली योर फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, थंब विल गिव यू परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन। तो दोनों ऐड होंगे या सबट्रैक्ट? ऐड होंगे। समझ आया क्या? और रिंग के वजह से आंसर 2 पाया। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं? सबको ओके? यार बताना होता है सबको ओके। यस सर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात सर। क्या, यहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर क्या लिखा है? एक नेग्लिजिबल गैप। मतलब ये फिगर है। चले अब बताएं, उसे काउंट नहीं करना होता उस नेग्लिजिबल गैप को, बट उस गैप के वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। नंबर 1, क्या वायर को कुछ फर्क पड़ा क्या? नो सर। वायर का आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। 2r। अब बताओ रिंग को क्या फर्क पड़ा इस सेटअप को बदल देने की वजह से? करंट उल्टी फ्लो हो रही है। यस, पहले करंट फ्लिप हो रही थी, अभी करंट ऐसे ही तो जाएगी ना। सर हाँ वो इनफाइनाइट वायर में नीचे 2πr आता है ना, हाँ, लूप में आता है ना वो लूप में 2r। उल्टा कर दिया था, उल्टा कर दिया हम। ऊपर भी हुआ फिर। हाँ बट दोनों को ऐड करोगे तो फर्क पता ही नहीं चलेगा ना, आंसर तो यही दिखेगा। ये लूप हो गया और ये वायर, ठीक है ना? हाँ सर। चले बताएं, ये समझा ना? तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी लूप के साथ? माइनस। क्यों? क्योंकि लूप ये है इनटू करंट द प्लेन जाएगा। क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा भी इनटू द प्लेन। तो आंसर होगा ये माइनस म्यू नॉट आई बाई 2r। अब बताओ 2r। फाइनल आंसर इन आएगा या आउट? इन आएगा। इनसाइड। इन साइड। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल हो गई है ना, तो ये डोमिनेट करेगी, मतलब फाइनल आंसर बी का क्या होगा? इनटू द प्लेन। समझा कि नहीं? यस सर। चलो तो ठीक है, डेफिनेटली आपको क्लियर। तो मुझे लगता है यार यहाँ तक चीजें समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो रिंग हो गया हमारे यहाँ जो है पूरा कंप्लीट। तो स्ट्रेट वायर मेन इंपॉर्टेंट थी, रिंग इंपॉर्टेंट थी, रिंग में भी स्प्लिट रूल इंपॉर्टेंट था, और फिर मैंने ये भी दिखाया कि स्प्लिट रूल कहाँ पर नहीं लगाना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? एक्सेस ऑफ रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग समझ गए? अब रिंग ऐसे नहीं बनाऊंगा, रिंग कैसे बनाएंगे? इस तरीके की, ओके। हाँ सर। और हमें अब इसकी एक्सिस पर देखना है, तो लेट्स से हमें इसकी एक्सिस पे यहाँ पर देखना है। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सपोज इसमें जा रही है कैसी क्लॉकवाइज करंट, कैसी जा रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इस फिगर में हमेशा राइट साइड से देखते हैं करंट, क्लॉकवाइज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ऐसे, ओके। हाँ सर। अब देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट की वजह से आएगी ना, यस सर। यस सर। ठीक।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट के वजह से आएगी और वो सब पूरा एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना लेगी ना। हाँ मैं सर। क्या करता हूँ, कोई दो एलिमेंट पिक करके आपको समझा देता हूँ। सपोज मैंने एक एलिमेंट ये पिक किया, यहाँ पर करंट कैसी फील आएगी? जस्ट अगर मैं यहाँ पर फील करूंगा तो इनटू द प्लेन फील आएगी, एकदम टॉप पर। आउट ऑफ क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है ना, तो इनटू द प्लेन। और यहाँ पर जस्ट कैसी फील आएगी? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। अब जरा सोचो कि ये इनटू द प्लेन है, करंट यहाँ पर इस पॉइंट पर, रेडियल वेक्टर इस तरफ है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड नीचे। मतलब इनटू, आउट, लेफ्ट, राइट, कहाँ होगी वो? हमेशा याद रखना है कि आई और ये जो वेक्टर है आर, इन दोनों के क्या होता है? वो बी, परपेंडिकुलर। याद है ना, आइडियल और क्रॉस आर, हाँ सर। तो इनके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या रिलेशन बताया था कि हम जो चीजें हैं वो किससे देख सकते हैं? पाम रूल से। थंब हाँ किधर हाँ, रखना है? करंट की डायरेक्शन। करंट की तरफ। करंट की मतलब तरफ। थंब रहेगा आपका इनटू द प्लेन, ऐसा इनटू द प्लेन। फिंगर्स रहेंगी इस तरफ। तो देखो आप, परपेंडिकुलर पाम ऐसे दिखेगा आपको, समझा या नहीं? थंब इनटू द प्लेन करो अपना, फिंगर्स इधर रखो, ऐसे साइड में एक ही फिंगर दिखेगी ना, फ्लैट है आपका सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू पाम ऐसे दिखेगा ना, यस समझा या नहीं? परपेंडिकुलर टू द पाम ये रहेगा। तो इसका मतलब इस पे अगर आप सॉल्व करोगे बॉटम पर, तो ये आर रहेगा, और इस बार इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो ये आएगा। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे और फाइनल रिजल्टेंट किधर आएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में टुवर्ड्स द रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि एक्सिस में फील्ड कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? ये रिंग था, अब रिंग में बताओ, रिंग में कैसी रिंग में है? क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट मतलब राइट हैंड रूल यूज करो, किस तरफ आएगा थंब? राइट टू इधर की लेफ्ट। तरफ, राइट टू लेफ्ट आएगा ना थंब। इसका मतलब ये है कि रिंग के एक्सिस पे आंसर अगर आपको देखना है तो आप राइट हैंड रूल से ही देख सकते हैं। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो मुझे लगता है डायरेक्शन लेके किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस चीज को लेके कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट तो थंब कहाँ आएगा फिर? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। लेफ्ट। हाँ, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो फिर अंदर की लेफ्ट तरफ। साइड। ओके, तो चले अब वैल्यू वाइज देखते हैं चीजों को, फॉर्मूले वाइज देखते हैं कि साइन कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट आएगा। तो चले कॉस कंपोनेंट को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। अब आप सोचना कि इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? 0 टू पाई आर लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे सर। तो नीचे भी तो सेम होगा ना, और दोनों का क्या हो जाएगा? एड अप होगा ना टोटल कंपोनेंट्स। तो आंसर क्या हुआ? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के कॉस कंपोनेंट को 0 टू पाई आर तक इंटीग्रेट करेंगे और उसको क्या कर देंगे? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। उस छोटे से पीस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? आईडीएल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या ये थीटा बदल रहा है क्या बार बार? नहीं, थीटा तो वही रहने वाला है ना। हाँ सर। तो थीटा वही ही रहने वाला है। इसका मतलब थीटा इंटीग्रेशन से कहाँ जाता है? बाहर। सिर्फ अंदर क्या बचता है? डीएल और आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आर क्या है यार? ये आर डिस्टेंस है ना यहाँ की। तो क्या ये बदल रही है क्या? नहीं सर। नहीं, तो ना ही आर बदल रहा है ना ही थीटा बदल रहा है। ये दोनों इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल। और लेंथ कहाँ से कहाँ तक देखनी है? 0 टू पाई आर। पाई आर तक। तो ये हमने वैल्यू जो है निकाल ली, एल की वैल्यू पाई आर यहाँ पर रख दी, और इस कॉस थीटा को हमने लिख दिया क्या? आर बाई आर। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा ये जो है रिलेशन आ गया
म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हम जानते हैं क्या, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बहुत ही नोन पहले जैसा फार्मूला आ गया, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है यहाँ पर, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है ना, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या आया है, R 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऊपर का एक्स नहीं है। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमें रिलेशन ध्यान देना। ये रिलेशन क्यों ध्यान देना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, बट मैं पहले से बता देता हूँ कि नीट में अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन नहीं आया है, रिंग के एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ चुका है, आपने किया भी होगा रेशियो वाला क्वेश्चन, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, मैग्नेटिक पे अभी तक रेशियो का क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है, तो ध्यान रखना है। बाकी अब थोड़ा सा फर्क देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का था तब हम क्या देखते थे कि r/√2 पर वैल्यू क्या है, मैक्स। मैक्स, क्योंकि फंक्शन क्या था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 था ना। हाँ सर। यहाँ पर ऊपर r नहीं है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है ना वो डिस्क टाइप वाला आया करता है, जो कि ग्राफ कैसा दिखेगा, सिंपल ऐसा। तो वहां पर मैक्सिमा होता ही नहीं है, वहां पर क्या होता है कि r/2 पर क्या आता है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज है, जहां पे कर्व अपना स्लोप बदलता है, पहले पॉजिटिव स्लोप है फिर क्या होने लग जाता है, नेगेटिव। negative. नेगेटिव स्लोप। तो यार बस अब यार ये याद ही रखना पड़ेगा। ये वाला सेक्शन नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक पे कभी भी नीट में नहीं आया क्वेश्चन रिंग के एक्सिस का। बट आप दोनों चीजें ध्यान देंगे, इसलिए मैंने साइड में लिखा है कि ये मेन काम की चीज है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Sure. दोनों के ग्राफ्स में डिफरेंस याद रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है और मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है क्या, एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल। Parallel wire. पैरेलल वायर्स। अब यार समझना कि एक्सिस का हमारा मतलब क्या हुआ। आप नोटिस करना कि ये दो वायर है, उसके बीच में पूछा है, ये तो कोई भी बता देगा ना। इस लेफ्ट वाली वायर की वजह से क्या होगी डायरेक्शन, इनटू या आउट, यहाँ पर आउट। सबको क्लियर है? यस इस सर। पे जो सर्किल बनेगा, हाँ इस पे जो सर्किल बनेगा थंब डाउनवर्ड, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसा दिखेगा, टॉप से क्लॉकवाइज दिखेगा ना, यस सर। ऐसा। तो यहाँ पर आउट आएगा और यहाँ पर इन जाएगा। सेम चीज इसके साथ होगा, यहाँ पर इन जाएगा और यहाँ पर आउट। आउट। तो नेट क्या हुआ दोनों का, अगर दोनों में सेम करंट है तो जीरो। Cancel. कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली सेंटर पर कुछ और होगा, लेकिन हम उसकी एक्सेस मतलब ये जज करना चाहते हैं। देखें, ये जो वायर थी इन्हें मैंने अब 3D में बनाया, तो ये मैंने वायर दिखा दिया ऐसे। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट वायर है, उसकी करंट कैसी है, आउटवर्ड। इसकी भी करंट कैसी है, आउटवर्ड। तो पहले Okay. सिर्फ हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, बट ये पॉइंट नहीं, इसका एक्सेस मतलब ये है। ओके, हाँ Yes. सर। इस एक्सेस में मतलब इस पॉइंट पर कहीं पर फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर हुआ कि नहीं टारगेट? यस सर। अब आंसर देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो आंसर तो हमें सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये कुछ आर मान लेते हैं। अब बताओ, इस वायर की वजह से यहाँ पर आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब आंसर ये होगा या फिर ये, बताओ क्या करेक्ट है डायरेक्शन, ऊपर। B1 करेक्ट है या B2? B2। पक्का आउट ऑफ द प्लेन B2. क्या बेस्ट है यूज करना, पाम रूल। पाम रूल। थंब आउटवर्ड फिंगर्स इस तरफ, तो परपेंडिकुलर टू पाम इधर रहेगा, मतलब B2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इधर का देख लेते हैं, इधर के लिए फिर सिमिलर आएगा, क्या करेक्ट होगा इधर वाला, कुछ B1 या इसे B2 बोल देते, इसे B1। समझा कि नहीं? तो नेट फील्ड किधर आएगी, सर B2 के वजह से नीचे आएगा ना। ओके सॉरी हाँ, ये थंब अपवर्ड फिंगर्स इस तरफ, तो परपेंडिकुलर इधर आएगा, माय मिस्टेक, परपेंडिकुलर इधर आएगा। तो इसका मतलब नेट फिर किधर आएगा, -y में।
तो कुछ याद आ रहा है क्या? डाइपोल आइपोल जैसी चीजें दिख रही हैं, यस सर। Yes. समझा? दोनों में अगर सिमिलर करंट है तो इस टाइप का सेटअप दिखेगा, और अगर डिसिमिलर करंट है तो फिर अपोजिट दिखेगा। ठीक है, अब इसकी हमें वैल्यू निकाल देनी है सिंपल रखकर। आइडिया Sir. समझ आया कि नहीं? हाँ, Will you please explain again? ओके, विच पार्ट? क्या चीज आपने मिस किया? सर ये सेकंड वाला इनफाइनाइट वायर का आउट ऑफ द प्लेन रखा है। ओके, ठीक है, देखिए इसमें समझे फिर से। हो ये रहा है कि ये वायर्स हैं इनफाइनाइट, इसको हम अब दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ये सपोज करंट इसमें डाउनवर्ड आ रही है, तो हमने इन्हें कैसे रखा है, इसे 3D में चेक किया कि आउट ऑफ द प्लेन करंट आ रही है। ओके, यस सर। अब इसकी एक्सिस मतलब ये हुई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर हमें किसी पॉइंट पर बी चाहिए, तो हमने पहले बनाया आर। अब हमने क्या लगाया, राइट हैंड पाम रूल। थंब इज आउटवर्ड, फिंगर्स आर इन दिस डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर टू पाम किधर दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे ड्रॉ करते हैं। थंब है आउटवर्ड, थंब है आउटवर्ड, फिंगर्स इस तरफ रखनी है जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर किधर दिखेगा? इधर। मतलब ये आंसर होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर नेट रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा? बीच में। समझा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसे शॉर्टकट में भी देख सकते हैं चीजों को लेके। जैसे मैंने बताया, क्या पाम रूल की जगह आप क्या बना लो, सर्कल बना लो। ये आउट ऑफ द प्लेन है तो इसका सर्कल कैसा होगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना, अगर मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बनाया, मतलब इस पॉइंट पर वेक्टर कैसा है? ये है ना? तो यस देखो सर। तुरंत पता चल गया ना ये भी। यस सर। ये मेथड इजी रहता है। इसका सर्कल बनाया, आउट है, कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज ना? यस सर। तो यहाँ पर इसकी टेंजेंट क्या होगी? ये होगी। तो दोनों का रिजल्ट आ गया। समझा या नहीं? यस सर। यस सर। तो सर्किल मेथड मुझे लगता है बेस्ट रहता है। अब देखें कि इससे मैं ओवरऑल भी तो देख सकता हूँ। सोचो दोनों में सिमिलर करंट है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये एक सिंगल करंट है। क्या है ये? एक सिंगल। और अगर सिंगल करंट आउटवर्ड है तो बताओ सर्किल कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। थंब आउटवर्ड तो Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए टॉप पर इधर, बॉटम पर इधर। समझा कि नहीं? सर ये फिर से। देखें, दो वायर थी आउट वाली। मैंने कहा यार अगर दोनों आउट है तो लॉजिक ये भी काम कर सकता है कि इनको भूल जाओ, एक ही आउट रख दो। तो इस आउट के वजह से सर्किल कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब टॉप पर आपको इधर फील होनी चाहिए, बॉटम पर इधर एंटी। यस सर। क्लियर ना? तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर दोनों में करंट सेम जा रही है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहां पर जाएगी करंट। ओके, यस सर। ठीक है। सपोज मैंने दोनों इनटू रख दी, तो अब आप एक फील करो कि पूरी इनटू है, सर्किल अब क्या बनेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो टॉप ऑफ द प्लेन रहेगी राइट साइड और बॉटम ऑफ द प्लेन लेफ्ट साइड। तो ये वाला लॉजिक हम लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर है ना? यस सर। अब अगर एक अप और एक डाउन हुई, उल्टा हुई, तब क्या प्रॉब्लम होगी? सपोज एक क्रॉस है और एक इन है, तो क्या बताया कौन सा मेथड सबसे इजी रहता है? सर्किल वाला। बताओ क्रॉस वाले का सर्किल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लियर? तो ये सर्किल को मैंने बनाया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब टेंजेंट कैसी दिखेगी? ऐसे। ओके ना? हाँ सर। आउटवर्ड का सर्किल कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज मतलब टेंजेंट कैसे दिखेगी? इधर ना? अब देखो इन Yes. दोनों टेंजेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है? डाउनवर्ड। Downward. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आ रहा है ना? तो मुझे लगता है कि अभी समझ आ गया कि अगर दोनों अपोजिट है तो किस तरीके का नेचर आएगा? डाउनवर्ड। मतलब डिपेंड करेगा ना कि किस तरीके का है। ओके, यस सर। तो मुझे लगता है ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। अगर इसे डॉट कर दूं और इसे क्रॉस कर दूं, तब अपवर्ड। दोनों ऊपर. अब दोनों ऊपर। ऊपर। पक्का समझ आया ना? यस सर। ओके,
गुड। तो डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, बाकी मैं फॉर्मूला तो अभी लिख के बताने ही वाला हूँ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। अब जरा फील करो कि कैसे ये डायरेक्शन जस्टिफाई हो जाती है। तो जैसे इसमें मैंने लॉजिक बताया ना कि एक वायर ले लो तो सर्किल से पता चल जाता है, यहाँ पर अगर अलग अलग है तो फ्लिप कर दो ना, मास्टर ने बताया था ना फ्लिप कर सकते हैं। तो अगर ये करंट है आपकी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब आप बताओ करंट किधर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड इधर पे आउट जा रही है और इधर इन, मतलब कैसी है मैग्नेटिक फील्ड? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, समझा ना? और अगर क्लॉकवाइज है तो थंब किधर है? down, डाउनवर्ड। समझा ना लॉजिकली कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो डायरेक्शन में सबकी आपको लॉजिकली याद करा देता हूँ, सुनना। दोनों आउट है, दोनों इन है, एक आउट है, एक इन है, एक इन है, एक आउट है। ये 4 केसेस है और अब आपको ये दोनों पॉइंट्स पे बतानी है। समझा कि नहीं? yes, क्लियर है ना? तो देखो इसमें क्या होगा, क्या रूल बना देंगे कि आउट ऑफ द प्लेन आ रही है ना फील्ड, तो कैसा होगा सर्किल? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। anti-clock, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर पर ये और इधर पर ये, ओके ना? हाँ सर। इसमें नेट इनटू द प्लेन है, थंब इन, तो सर्किल क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, तो इधर पर क्लॉकवाइज मतलब आगे और इधर पे पीछे। इधर पर देखो उल्टा सोचना है, इधर इधर आउट आ रहा है, इधर इन जा रहा है, मतलब इसका सर्किल कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट किधर रहेगी? ऊपर। ऊपर जाएगी। इधर पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। समझ आया ना? इधर पर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ऑल 4 केसेस क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गया। रिंग की एक्सिस भी क्लियर हो गया और 2 पैरेलल वायर की भी एक्सिस क्लियर हुआ। हाँ सर। ओके, अब ये बताओ, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा एसएचएम वाली फील आएगी क्या? ऑसिलेशंस के चांसेस होंगे क्या ऐसा कुछ? नहीं। नहीं। अगर ये फ्लिप होता है ऐसे तो पक्का रिस्टोरिंग लगा देता, चांसेस होते हैं, ओके ना? yes, ठीक। सर लेकिन एसएचएम करता कौन फिर? नहीं नहीं, वही पॉइंट है कि मैं सिर्फ एक थॉट दे रहा हूं कि अगर इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल जाता तो वो ऑसिलेट करता, पहले अंदर जाता बाहर आता, अंदर जाता बाहर आता, एक सर्किल में घूमता रहता मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होने की वजह से। बट कुछ वेलोसिटी के साथ एंटर करना पड़ता। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये वायर्स को भूल जाओ, सिर्फ सोचो कि क्या है वहां पर, एक पार्टिकल। वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक पार्टिकल एंटर करेगा, तो वो फिर जो है मोशन कर सकता है, क्योंकि क्या होता है उस पर फोर्स लगता है। तो वो मैं यहाँ नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे कि कितना फोर्स लगेगा उस पर, कैसे वो एसएचएम या ऑसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम बी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उस बी में कैसे फोर्स लगेगा। ओके, यस सर। चले तो अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेट से मैंने कैसा सेटअप ले लिया, क्रॉस, एक अंदर और एक बाहर वाला, डन। तो ये इन वाले के वजह से सर्किल कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो ये हुआ इन वाले का भी, ठीक। इसके वजह से एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो ये हुआ इसका वाला भी, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। अब थीटा देख लो, सपोज वर्टिकल से ये थीटा दिया है, तो आपको पता है कि आर के परपेंडिकुलर है ना भी, तो ये थीटा है, मतलब ये 90 माइनस थीटा। और हमें पता है कि ये दोनों एक्सिस क्या हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना होगा, थीटा। थीटा, theta, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये बी है और ये थीटा है, तो ये डेफिनेटली बी साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब बी कॉस थीटा कैंसिल करेंगे, बी नेट आ रहा है डाउनवर्ड और वैल्यू कितनी आ रही है, 2b sin थीटा। 2b साइन थीटा। तो मैंने 2 लिखा, बी की वैल्यू लिखी क्या, 2 म्यू नॉट आई बाई
2 पाई आर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर ओवर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। तो यहां से हमें दिख गया क्या कि बी नेट की वैल्यू कितनी आ रही है। समझ आए कि नहीं? तो सिंपल वर्ड्स में दिख रही है क्या, d/r² आ गया है यहाँ पर। ओके ना? हाँ सर। तो अब आप सोचो कि इसे लर्न करने की जरूरत है क्या? तो यार आपकी चॉइस है। जेई में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में अभी तक नहीं है। मैंने पहले ही बताया, नीट में मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे हैं अभी तक। तो एक्सपेक्टेड है कि चांसेस है कि नहीं भी पूछेगा, बट टू बी ऑन द सेफ साइड बेटर है कि आप लर्न करके रखोगे। 2 एक्स्ट्रा हमें अभी लर्न करने पड़ गए। कौन कौन सा? रिंग की एक्सिस वाला, और अभी 2 वायर का इक्वेटोरियल वाला, उनका एक्सिस। समझ आए ये दो? यस सर। ठीक, इसमें भी 2 केस होते हैं। एक तो हो गया जब बी क्या आया था, वर्टिकल, ठीक। एक अगर हमने कैसे रख दी करंट को सेम, तो बी कैसा आएगा फिर? हॉरिजॉन्टल। अलोंग हॉरिजॉन्टल वाला आएगा ना। तब कौन सा कंपोनेंट बचाएगा वहां पर? बी cos थीटा। तब आएगा 2b cos थीटा। अब cos थीटा वाले में ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर x/r। तो इसका मतलब यहाँ वहां पर समझना, जब आप कहाँ पर देख रहे थे दोनों अपोजिट थी, तब भी आ रहा था μ0I d/2 इंटू पाई r², जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, μ0I x/πr²। देख रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पर ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये वेरिएबल है क्या? नहीं। यहां पर ये वेरिएबल है। तो रेशियो लिखने के लिए डेफिनेटली याद रखना है। सो नीट वाले स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक की पॉसिबिलिटी लग सकती है कि मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी होगी, मैक्सिमम ये रेशियो याद रखना है, d/r² और इसमें x/r²। तो बेसिकली d का तो कुछ फर्क है नहीं, x का ही है। x मतलब वो वर्टिकल डिस्टेंस ना। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी दूर है। तो जब दोनों में क्रॉस है तो इस पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा, कितनी दूर है, वो सिर्फ डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस बार वो न्यूमरेटर में भी आ जाता है जब दोनों में सिमिलर करंट है। ओके ना? यस सर। हाँ, तो 3 केसेस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मतलब इन पे क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन आगे के जो 2 केस है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्या है? इनफाइनाइट शीट। चलो बताओ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट? सिग्मा अपॉन सिग्मा 2। अपॉन 2 एप्सिलॉन। टू एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन। बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छे। अब देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगभग लगभग कुछ वैसा ही है, बस एप्सिलॉन यहाँ अपॉन में होता है, तो ये एप्सिलॉन क्या पहुंच जाएगा वहां पर म्यू न्यूमरेटर। ऊपर, उल्टा रहेगा। और यहाँ पर सिग्मा होता है जो कि चार्ज डेंसिटी को बताता है। यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है जो इनडायरेक्टली करंट डेंसिटी को बताता है। लेकिन करंट ऐसे एरिया में मेजर करोगे क्या कभी? नहीं, करंट हमेशा जो डेंसिटी बताएंगे वो लीनियर के रेस्पेक्ट में बताएंगे ना। हाँ सर। तो ये जो यहाँ पर के होता है वो करंट की कौन सी डेंसिटी को बताता है, लिखा रहता है इसमें। ये जो मैंने यहाँ पर के लिखा है, ये किसका नेम क्या है? सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी। बट कभी भी एरिया से डिवाइड नहीं होता, ये क्या होता है? लेंथ। लेंथ से, क्योंकि करंट को ऐसे एरिया से डिवाइड करने का सिग्निफिकेंस नहीं है ना। करंट लेंथ वाइज ऑब्जर्व करते कि कितनी करंट है। मतलब ये प्लेट है सपोज, और इस प्लेट में पूरी में करंट कहाँ जा रही है? इनटू द प्लेन। कैसी? इनटू द प्लेन। तो आप यही तो देखोगे ना कि इसके एक यूनिट लेंथ सेक्शन से कितनी करंट जा रही है। समझा कि नहीं? कि सरफेस एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा। तो ये आपको जैसे शीट का याद रखा है वैसे यहाँ पर याद रखना है। किसका? इनफाइनाइट शीट का। किसका? इनफाइनाइट शीट। मतलब ये इधर पे भी इनफाइनाइट है और इधर पर भी इनफाइनाइट है। पूरी एक बड़ी सी इनफाइनाइट शीट है जिसमें लेट से करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको मैंने अलग टाइप से फिगर बनाया। क्या? ये प्लेट है हमारी, ये हमारी क्या है? प्लेट है।
और इसमें करंट इनटू द प्लेन जा रही है। समझा या नहीं? हाँ सर। पहली इंपॉर्टेंट चीज है आई डैश जिसे बोलते हैं, लिखने को वो सरफेस करंट डेंसिटी है, लेकिन उसको कैसे निकालते हैं आई बाई एल से। एल से। पर यूनिट लेंथ में कितनी करंट जा रही है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन तो समझाया था ना अभी कि किसी एक को पिक कर लो, अगर सारे क्रॉस है तो किसी एक को पिक कर लो। इनटू द प्लेन है तो सर्किल कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसलिए टॉप पर इधर आएगी और बॉटम पर इधर। जरा नोटिस करो, क्या फॉर्मूले में कहीं पे भी एक्स आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। तो क्या प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट में आता था क्या एक्स ऐसे? नहीं। नहीं। तो इनफाइनाइट वालों की खास बात है, दे जनरेट अ यूनिफॉर्म फील्ड। जैसे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता था टू वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझा? हाँ सर। तो कुछ बुक्स में आई डैश लिखते हैं, कुछ बुक्स में के लिखते हैं। आप क्लियर रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसका मतलब है आई बाई एल। ओके। सब। यहाँ पर मैंने यही लिखा कि ड्यू टू दिस सीट क्या है भी, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया, किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं आया। नीट के लिए तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी आ सकता है। फाइनाइट सीट का मतलब एक ऐसी शीट जिसकी लेंथ कितनी है, वन है। ओमेगा W है, और उससे हम कितनी डिस्टेंस पर चेक कर रहे हैं, x डिस्टेंस पर। तो पहले तो एक चीज पता ही होनी चाहिए, क्या, आई डैश, कि इसकी यूनिट लेंथ में कितनी करंट है। समझा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू टेन इनवर्स W बाई एक्स है। ये याद रख ले। नीट वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल याद नहीं रखें, उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ जेई वाले स्टूडेंट इसे भी याद रखेंगे, पॉसिबल है कि पूछा जा सकता है। अभी देखो, इसमें अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब एक्स, ये ओमेगा क्या फील होगा, बहुत बड़ा। ओमेगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और 10 में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री। समझ आया ना फॉर्मूला? यस सर। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, बट डेफिनेटली यही वाला ज्यादा काम में आता है। अरे सोलेनॉइड याद है ना, सॉरी सोलेनॉइड अभी नहीं पढ़ा है। ओके, यहाँ पर ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, देखें तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सोलेनॉइड। अब बेटा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आराम से समझना है। अब आइडिया समझ पा रहे हो या नहीं मैं क्या बता रहा हूँ? जो चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे पढ़ी थी कि बहुत सारे एलिमेंट की वजह से क्या पढ़ा था हमने, फील्ड। फिर हमने Field. डिस्कस किया था फोर्स, फिर हमने एक्सेलरेशन, पाथ, ये सब डिस्कस किया था ना। हाँ सर। Yes. यहाँ पे भी वही पैटर्न रहेगा। पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, फील्ड। Magnetic field. फिर फोर्स, एक्सेलरेशन, पाथ, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, पहला क्वेश्चन, कि डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने काफी सारे एलिमेंट देख लिए। अभी आज हमने क्या क्या देखा, एक रिंग का एक्सिस देखा, दो वायर्स का एक्सिस देखा, और इनफाइनाइट शीट। शीट। नेक्स्ट जो चीज है उसका नेम क्या है, Solenoid. सोलेनॉइड। ये आपने क्लास 10th में नाम सुना होगा डेफिनेटली ना। यस सर। देखो क्या होता है, ये स्प्रिंग के जैसा होता है। कैसा होता है, स्प्रिंग के जैसा। स्प्रिंग। Spring. तो इसमें दो केस बनते हैं। किस तरीके से डिजाइन है, या तो ये ऐसे होगा, तो करंट सपोज ऐसे आ रही है, मतलब पहले इन जाएगी और फिर आउट। अब बताओ कैसी है करंट स्प्रिंग में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। समझा ना? दूसरा पॉसिबिलिटी होती है ऐसा, मतलब सेम स्प्रिंग है, बस उसको कनेक्ट अलग किया है, तो कैसे दिखने लगेगी करंट, एंटी क्लॉक। Anti-clockwise. अगर बेटा क्लॉकवाइज दिख रही है तो बी किस तरफ आएगा इसका, इनटू द प्लेन। अरे Left. इसमें Left इनटू by. सर्किल थोड़े बनाया है यार, ये 3D रिंग रखी है। 3D में अगर Left तो by. लेफ्ट राइट आएगा ना आंसर। तो अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है
तो आंसर क्या आएगा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग? लेफ्ट। लेफ्ट। समझाना है सबको? यस सर। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है, व्यू पॉइंट मतलब हमेशा राइट साइड होना चाहिए, तो आप समझ गए आंसर किस तरफ होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर राइट साइड। ओके ना? यस। हम क्या करते हैं, हम कैसा स्टडी करते हैं सोलेनॉइड? आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है कि हम कैसा सोलेनॉइड डिस्कस करते हैं? वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग। तो अब यार रियल में वेरी लॉन्ग जैसी कोई चीज नहीं होती है, कंपैरिजन होता है। सोचो मैं इतनी थिकनेस रखूंगा तो मैं इसे भी लॉन्ग बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप सोचो कि अब आप इतनी थिकनेस रखो और इतने ही लॉन्ग को लॉन्ग बोलेंगे क्या? नहीं। तो दोनों किससे रिलेटेड है? इस रेडियस से। किससे? तो एल इनफाइनाइट बोल दूंगा मैं अगर एल किससे ज्यादा है? और आर से। समझा कि नहीं? तो क्या रियल में इनफाइनाइट सोलेनॉइड मिलेगा क्या? नहीं। सिर्फ अच्छी बात ये होगी कि उसका आर बहुत कम होगा। किसके रेस्पेक्ट में? एल के रेस्पेक्ट में। समझा ना? तो ये बहुत ही बेस्ट और कॉमर्शियली यूज्ड सेटअप है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉमर्शियली जो भी सेटअप यूज करते हैं वो कौन सा सेटअप होता है? सोलेनॉइड। सोलेन। क्योंकि जब आप दो रिंग को सॉल्व करेंगे, देखिएगा मैं दो रिंग बनाता हूँ, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है। इन दोनों में ही करंट सेम होगी ना, क्योंकि सोलेनॉइड की रिंग है ये दोनों। सपोज इन दोनों में क्या है करंट? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का बी किधर होगा? इधर। यार ओके है ना? नहीं यस ओके भाई, नहीं ओके है। ढंग से देखो, अगर ये ऐसे दिया है तो राइट हैंड को यूज करो। किस तरफ आएगा ये? लेफ्ट। राइट साइड। ऐसा आएगा। राइट। अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड की खास बात है, जब मैं आगे अभी और बताऊंगा इस चीज को, कि मैग्नेटिक फील्ड दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या बनाती हैं वो? क्लोज लूप। क्लोज अगर लूप। इधर से है, अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ऐसे जाएंगी। समझ आया कि नहीं? अब देखना, अगर इसकी वाली ऐसे जाएंगी तो ऐसे थोड़ी दूर बाद रिटर्न भी तो आएंगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की खास बात होती है कि अगर वो जाती हैं तो ऐसे रिटर्न भी आती हैं। और ये वाली इधर से ऐसे जा रही थी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? काउंटर कर कैंसर। देंगी ना, कैंसिल कर देंगी। तो सिर्फ बीच में ही रिजल्टेंट आता है, ऊपर वाली क्या कर देती हैं एक दूसरे को? कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आता है देखिएगा, जो आपको याद रखना है कि सोलेनॉइड के अंदर एकदम कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है? एकदम लीनियर। लीनियर, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। और यहाँ आउटसाइड क्या होती है? एकदम जीरो। जीरो। और ये जो एज होती है, सडनली यहाँ पर स्पेस मिल जाता है उसे, तो वो तुरंत क्या होने लग जाती है? डिस्ट्रीब्यूट। और इन अदर वर्ड्स बताऊं, जरा सोचो कि जब ये दो रिंग थी तो ये ऊपर की पूरी कैंसिल हो रही थी ना। यस। अब जब ये राइट साइड होगा, सिर्फ इधर की कैंसिल होगी ना, इधर वाली नहीं होगी ना। हाफ बचे। तो यहाँ पर कितनी बचेगी? हाफ बचेगी। तो ये सबसे ज्यादा लर्न करने वाला पार्ट हुआ क्या रिलेटेड टू सोलेनॉइड? क्या कि सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? फॉर्मूला म्यू याद नॉट है? एन आई। सोलेनॉइड का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। क्या आता है? म्यू नॉट इनटू एन आई। और जबकि एजेस पे क्या होता है? एंड पे हाफ। हाफ होता है। यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लूप्स। सिर्फ नंबर ऑफ पर लूप यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर दो नई चीजें आएंगी, कैपिटल एन और स्मॉल एन। कार्तिक, कैपिटल एन मतलब? टोटल नंबर ऑफ लूप्स और स्मॉल? पर यूनिट लेंथ। उसका मतलब अगर मैंने आपको बोला कि एक 80 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है हैविंग 1000 टर्न्स, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? 1000 होगी क्या? नहीं। नहीं। 1080। 80 सेंटीमीटर का 1000 है। हमें कितने का चाहिए मिनिमम? 1 मीटर। यूनिट सेंटीमीटर थोड़े रख दोगे। तो बिकॉज
0.8 का 1000 है, सो यूनिटरी मेथड से 1 में कितना हो जाएगा 1000 बाई 0.8 0.8, तो एक 0 आ जाएगा, डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, कर लेंगे आ जाएगा। समझ आया ना आइडिया? सर वो सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन का नहीं समझा, लेकिन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर लेफ्ट होगी या राइट होगी वो देखना है आपको, राइट साइड से हमेशा। सपोज ऐसे बनी है रिंग, इसका मतलब करंट कैसे जा रही होगी, ऐसे गई अंदर जाएगी ना प्लेन के और फिर ऐसे बाहर आ रही होगी ना, तो राइट से देखोगे तो कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? राइट से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक दिखेगी राइट से, यहां से देखोगे तो ये एक रिंग है बेटा, ये करंट ऐसे अंदर गई पहले, तो ये तुम्हें क्या दिखेगी राइट साइड से, क्लॉकवाइज ही तो दिख रही है भाई। हाँ तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है तो किधर होगा बी, किधर? समझा राइट हैंड रूल? सर नहीं। एक रिंग है, ये दो रिंग है, ये रिंग 3D में है ऐसे, अगर ये करंट क्लॉकवाइज है तो बताओ एक्सिस में किधर होगी करंट मैग्नेटिक फील्ड? सर 3D मतलब जो राइट साइड है वो अंदर है क्या? हाँ राइट साइड मतलब अंदर है, हाँ ठीक है, फिर समझा। इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूँ कि राइट साइड से ही देखा जाता है। अगर ठीक है लेफ्ट से बोलोगे तो उल्टा दिखेगा ना यार, हाँ यहाँ सर। से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ओके, हाँ सर। हाँ राइट साइड से देखना है, वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है वो राइट साइड से, इसका मतलब ये जो सरफेस मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ये इनटू द प्लेन है और ये आउट है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ राइट से देखने में ऐसा है। तो अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ करे तो इसको हमेशा मतलब फिगर को अपने लेफ्ट पे कर लो, जब आप राइट की टेंशन आ रही है आपको, फिगर लेफ्ट में करके देखोगे तो जो दिखेगा वही एक्चुअल है। यस सर। तो सोलेनॉइड के दोनों आंसर याद रहेंगे। हाँ सर। तो यहाँ पर मैंने समझाया कि दो रिंग की कैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर समअप होगी और बाहर कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया कि इनसाइड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, एंड पे इनसाइड का हाँ। हाँ। हाफ और आउटसाइड एकदम 0। 0। 0। और इनसाइड सारे पॉइंट पर एक्सेप्ट द एंड पॉइंट, सारे पॉइंट पर क्या होती है फील्ड, इक्वल। यूनिफॉर्म। इक्वल। और फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। एन अब देखो ये केस, मैंने बताया कि ये केस नीट के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कैसा सोलेनॉइड डील कर रहे हैं, फाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब हमें लेंथ की चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली लेंथ को वहां पर यूज ना करके क्या टर्म यूज करते हैं, एंगल। एंगल्स। तो क्या करते हैं, सपोज हमें किसी पॉइंट पी पर चाहिए, कहां पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, पी पर चाहिए। ओके, तो हम पी पॉइंट से क्या देखेंगे, दोनों एंड का एंगल, क्या देखेंगे दोनों एंड का एंगल, समझा कि नहीं? और फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। डिफरेंस समझ आया फॉर्मूले में? थोड़ा सा अब करके देख लेते हैं वैल्यू वाइज। अगर ये इनफाइनाइट मुझे बताना है तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी इसकी, अगर ये इनफाइनाइट है तो? 0। यार ये इधर स्ट्रेच होगा ना, इनफाइनाइट मतलब पॉइंट इधर, ये एंगल, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, 0। 0। और 2 वाला एंगल कितना हो जाएगा अगर इनफाइनाइट है तो 180 ना, स्टार्ट लाइन से हमेशा देखना है कितना, 180। 180। तो cos 0 मतलब 1 और 180 मतलब माइनस। माइनस आंसर क्या आ गया पूरा मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पर, म्यू नॉट एन आई।
म्यू नॉट एन आर। मुझे लगता है ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी सबको कि अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट है, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो डेफिनेटली आपको एंगल यूज करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। ये आप याद ही रखेंगे तभी पॉसिबल है, याद नहीं रखेंगे तो मे भी किसी ना किसी एग्जाम में गलत हो जाएगा। ओके है, यार Yes. बताओ सोलेनॉइड ओके ना? यस सर। अब एक सोलेनॉइड का दूसरा भाई है, ये सोलेनॉइड था। अगर इसे मैं बेंड करा के क्या बोल बना दूं एक सर्किल, समझ आया क्या शेप? अरे इन दोनों में डिफरेंस समझ आया और सिमिलरिटी समझ आई? Yes. हाँ यार, ये स्ट्रेट चीजों में यूज होगा। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी आपको? स्ट्रेट। इसमें यही चीज कहाँ मिलेगी आपको? Circle. इस सर्किल में, समझा ना? है ये बिल्कुल सोलेनॉइड ही, सिर्फ क्या बदल दिया है? शेप। Shape. तो क्या आप इसे इनफाइनाइट बोल पाओगे क्या? No, sir. नहीं, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली अगर एल काफी ज्यादा है, मतलब 2 पाई आर ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में? इसके अंदर की रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला तो वही वाला यूज कर सकते हैं ना। सिर्फ इसमें जो नंबर ऑफ लूप्स है वो इस बार अब आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो देखें इस चीज को क्या बोलते हैं? टोरॉइड। क्या बोलते हैं? Toroid. टोरॉइड। तो ये सोलेनॉइड है, ये टोरॉइड है। अब देखो सोलेनॉइड में यहाँ फील्ड थी क्या? नहीं। No, sir. टोरॉइड में इधर फील्ड नहीं होगी, इधर फील्ड नहीं होगी, सिर्फ फील्ड कहाँ होगी? Inside. इनसाइड। और फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट एन आई। बस इस बार एन की वैल्यू पता है क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ लूप्स अपॉन कितनी हुई लेंथ ये? 2 pi r। 2 pi. 2 पाई आर। और ये आर क्या सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है? नहीं, इस टोरॉइड का रेडियस है। Radius. क्लियर हुआ या नहीं टोरॉइड भी? तो बताएं यहां तक ओके? सारे मैग्नेटिक फील्ड सारे केसेस समझ आ गए? ओके। तो अभी Yes, तक हमने सो फॉर क्या सीखा? हमने सिर्फ क्या निकालना? Field. निकालना। अच्छा, अब इस चैप्टर को थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने कैसे स्टडी किया था देखना। हमने पहले ही स्टडी किया, फिर फोर्स के बारे में स्टडी की, उसमें एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी की, उसमें पाथ के बारे में स्टडी की, पोटेंशियल के बारे में स्टडी की, एनर्जी के बारे में स्टडी की, लाइकवाइज। ओके ना? और लास्ट में एक बहुत अच्छी थ्योरम आई थी, कुछ याद आ रहा है क्या किसी को? याद आया क्या? conservation, नहीं, ये वर्ड Gauss law, गॉस लॉ। उससे हमने क्या सीखा था? इस गॉस लॉ का यूज करके भी क्या निकाल सकते हैं? Field. कोई बताएगा क्या लाइन, क्या यूज करते थे इक्वेशन फील्ड निकालते समय गॉस लॉ से? बिल्कुल भूल गए क्या यार? Q by epsilon naught. और भी कुछ यार, ई निकालना है। Integration E dot dA is equal to Q by epsilon naught. यार याद आया कि नहीं कि सबको? भाई साहब ये याद आया या नहीं? yes sir, Yes, sir। अच्छा, अब देखना मैग्नेटिज्म में क्या चलने वाला है। मैग्नेटिज्म में पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया किससे? बी से, कि बी कैसे निकालते हैं। फिर हम ये चीजें पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये जो गॉस था ना, जिससे हमने एक और तरीका सीखा था क्या निकालने का? फील्ड निकालने का। यहाँ पर हम एक और लॉ देखेंगे जिससे हम क्या एक नया तरीका देखेंगे क्या सॉल्व करने का? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचोगे कि यार ये सर इतना मतलब फ्रेम क्यों कर रहा हूँ,
मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली साइंटिस्ट का नाम लिख के बता देता ना ये लॉ, मैं फ्रेम कर रहा हूं कि आप रिलेट कर पाए, क्योंकि ये आपके किसमें है, बोर्ड। बोर्ड्स में। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो साइंटिस्ट आते हैं वो है हमारे एम्पियर, और ये भी आपके किसमें है, बोर्ड। बोर्ड। तो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका काम आता है, बताया था ना यार, फ्लक्स वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। जैसे आपने देखो सिलेंडर का, क्या सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने याद की थी क्या फॉर्मूले से? हाँ, किससे इजी पड़ती है वो? गॉस। गॉस से। यही चीज हम मैग्नेटिक फील्ड में भी देखेंगे कि वो किससे इजी पड़ेंगी, एम्पियर। एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर लॉ से। एम्पियर लॉ बिल्कुल गॉस लॉ का भाई है, एकदम वैसा ही है, सिर्फ चीजें थोड़ी सी बदली हैं कि ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इसमें कैसे कैलकुलेट की थी, पूरे एरिया में। तो ये बताता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एरिया में नहीं देखते हैं, किसमें देखते हैं, किसमें देखते हैं, लेंथ। लेंथ में। और ये होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो डेफिनेटली म्यू किसमें आएगा, डायरेक्ट। और ये करंट चार्ज की जगह यहाँ पर क्या आता है, करंट। तो ये हमारा बन जाता है क्या, एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ। बेटा बोर्ड में पूछा जाता है, आपको थोड़ा इज्जत से लिखना रहता है पूरा। अभी रिलेशन समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। Yes. एम्पियर्स लॉ की तरफ देखते हैं। देखें क्या है एम्पियर लॉ, इसी का स्टेटमेंट है क्या, द क्लोज लेंथ इंटीग्रल, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। याद आ रहा है कि नहीं गॉस लॉ पूरा? ये याद आया ना, उसमें क्या था, फ्लक्स था, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लिखा था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। ओके, यहाँ पे क्या था, वी डॉट डी। यार क्लियर है ना एम्पियर लॉ? Yes. ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। याद है गॉस लॉ में सबसे पहले समझाया था कि अगर यहाँ पर 2-3 चार्ज रखे हैं और यहाँ पर एक रखा है, तो वो जो फ्लक्स निकालते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, वो कौन सा Q होता है, सिर्फ इनसाइड चार्ज। इनसाइड। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन में आता है, वो फील्ड किसके वजह से होती है, 1 2 3 4, किनके वजह से? 1 2 3। अरे प्रभु, 1 2 3 4 ऑल, कितना स्टार मार्क करके लाइन लिखाई थी यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। बस फर्क ये है कि ये ऐसे गई, और अगर ये गया तो क्लोज लूप है, तो डेफिनेटली इसे बाहर भी आना पड़ेगा, इसलिए इस आउटर वाले का पूरा इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। बट इफेक्ट है, बस वो मैथमेटिकल इंटीग्रेट करने में क्या हो जाता है, कैंसिल। कुछ याद आया क्या 1-2%? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि ये जो बी है कैलकुलेशन में, ये किसके वजह से है, ऑल वायर्स ऑल राइट, जबकि ये आई क्या है, सिर्फ। इन। अगर एक फिगर में मैं अपना एक एम्पियर लूप लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे तब क्लोज एरिया लिखना था, अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्लोज लूप। तो अगर मैंने क्लोज लूप ऐसे चूज किया है, तो सिर्फ कौन सी करंट आएंगी, 3। ठीक है, जबकि ये बी क्या होगा, ड्यू टू ऑल। ऑल। ऑल वायर्स। ओके, ठीक है, मतलब बी नेट आता है यहाँ पर, जो भी आएगा। अब देखो देखो, कुछ में करंट अप जा रही है, कुछ में डाउन जा रही है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी करंट को पॉजिटिव लेना है या कौन सी करंट को नेगेटिव? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने लूप किस तरफ लिया है, लूप क्लॉकवाइज लिया है या एंटी क्लॉकवाइज। चलो अगर मैं लूप ले लेता हूँ, क्या
एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से करंट किधर आनी चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड? upward, अपवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिखूंगा, बाकी उल्टा को नेगेटिव। negative, नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करेगा? surface, डायरेक्शन। loop, डायरेक्शन पे। किस पे? loop की direction, बी की डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कर देता कि नहीं यार ये क्लॉकवाइज करंट है, तो इसका मतलब क्या आता, डाउनवर्ड। तो कौन सी, तो ये दोनों पॉजिटिव लिखता और ये नेगेटिव। ओके ना? तो मुझे लगता है ये चीज आप समझ गए। अब याद है जब हमने लूप उसके बारे में बताई थी, क्या एरिया के बारे में बताया था, कौन सा, गॉस लॉ में। तो बताया था ना कि ऐसा सरफेस चूज करो जो कि क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, सिलेंड्रिकल केस में, है ना? yes, यहां पर भी वही चीज है, आपको अपना लूप ऐसे चूज करो जिससे डॉट प्रोडक्ट निकालने में कॉस थीटा की प्रॉब्लम ना आए। तो थीटा बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या होते हैं, थीटा अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 90 है तो बेस्ट है, मतलब काम ही खत्म हो गया, और 180 है तो भी 1 हो जाएगा। तो लूप हमेशा कैसे एज्यूम करना चाहिए, इधर अलोंग बी और perpendicular to B, सपोज मुझे इस वायर पे एम्पियर लॉ लगाना था, क्या कुछ भी लूप मान लोगे क्या? नहीं, देखेंगे कि इस वायर का करंट कैसा है, ऐसा लूप वाइज होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। yes, sir. इसलिए अपने अपना डीएल भी किस डायरेक्शन में लिया, लूप की डायरेक्शन में। समझा? yes, फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्शन की बात आपको बता दी कि इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, बी डॉट डीएल। इधर की डायरेक्शन समझ आई कि नहीं, करंट प्लस रखेंगे या माइनस? अरे इधर की डायरेक्शन समझ आई? yes, इधर की डायरेक्शन देखो, डीएल कैसा आपने अज्यूम किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर डीएल आपने कैसे अज्यूम किया है, क्लॉकवाइज, और बी भी क्लॉकवाइज, मतलब बी के साथ ही चल रहा होगा ना डीएल वेक्टर, तो दोनों में क्या आएगा साइन, फिर पॉजिटिव। अगर दोनों अपोजिट चल रहे होंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूं तो बहुत क्लियर हो जाता है चीजें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है जिसमें 3 वायर्स दिख रही हैं, 1 2 एंड 3। यही वायर ऐसे रिटर्न आ गई है तो टेंशन नहीं लेना है इसमें। अब देखो हमने क्या बना दिए यहाँ पर, 4 लूप्स बना दिए। ये लूप क्या है, गिवन है आपको, ये लूप क्या है, गिवन। अब चेक करना है एज पर द गिवन लूप कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। समझा कि नहीं यार, बताएं समझा या नहीं? yes, sir. यस। ठीक है, तो देखेंगे। पहले मैं लूप करता हूँ फर्स्ट वाले का। अब बताओ लूप कैसा है इसका, एंटी क्लॉक। Anti-clockwise, करंट किधर आनी चाहिए, अपवर्ड। अपवर्ड। तो अगर अपवर्ड होती तो पॉजिटिव लिखता, बट यहाँ पर कैसी है करंट, upward ही है, अपवर्ड ही है, तो सही है, पॉजिटिव ही लिखेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या आया, म्यू नॉट इनटू I1 पॉजिटिव का। ओके, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट। समझा या बराबर, नहीं? ओके, नंबर 2 देखना। नंबर 2 कैसा है लूप, एंटी क्लॉक। तो कैसा आनी चाहिए Anti-clockwise, करंट, upward, अपवर्ड। अपवर्ड पॉजिटिव। तो इसका मतलब कौन सी पॉजिटिव लिखेंगे, I1 या I2? I1 I1 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव। negative, नेगेटिव। बट फिर भी देखो मैंने इसे गलत कर दिया, क्यों, minus है, ये माइनस आ गया ना, इस माइनस का कुछ काम नहीं है, इसका मतलब ये माइनस इसे क्या बना देगा, I2 माइनस yes, I1, क्योंकि गलत है। समझा ना यार, आइडिया समझ आया कि yes, क्यों गलत है ये? ऐसा नहीं है, माइनस में बाहर भी लगा सकता हूँ, प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव नेगेटिव समझना। ठीक है, चलो थर्ड लूप को देखो।
थर्ड, इसको कैसा है लूप, clockwise, करंट किधर आनी चाहिए, डाउन down, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब कौन सी वाली पॉजिटिव लिखूंगा, I2, I2, I, और I3 भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। डाउनवर्ड। तो I2 I3 डाउनवर्ड, और जबकि ये माइनस। तो देखो सही लिखा है या नहीं। अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो फिर मुझे इनके कल स्विच करने पड़ते, तब करेक्ट क्या होता, ये करेक्ट होता। समझा कि नहीं। yes, इस माइनस का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, आप राइट साइड वाले से ही कंपेयर कर सकते हो। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ में एक करंट अंदर जा रही है और वही I3 नीचे लूप से घूम के कैसे हो जा रही है, ऊपर जाए, हाँ समझा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये करंट ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब कहाँ आनी चाहिए करंट, नीचे, नीचे की तरफ। तो ये जो नीचे है वो पॉजिटिव होगी, बट जो ऊपर गई वो, negative, ये दोनों हमेशा क्या होंगी, कैंसिल। 0, cancel, कैंसिल ही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को कैंसिल हो जाना चाहिए था। ये नीचे आ रही है तो ये I2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो I1 नेगेटिव I2 पॉजिटिव, सही है, क्या गलत है, I3 I3। तो बताओ क्या अभी पॉजिटिव नेगेटिव की इक्वेशन देखना समझ आ गया या नहीं। यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, आपको लूप चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ओके yes, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल लिख दी है कि किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होनी चाहिए थी। डन ना। और कभी कभी अगर ऐसे इधर माइनस लगा दे तो उसका मतलब टेंशन नहीं ले लेना है। इसका मतलब टेंशन लेना है क्या, नहीं, आप अपना ऐसे लिखो, बस ये वाला माइनस यूज कर दो। ओके बताइए यार, साइन को लेके एम्पियर्स लॉ में कोई दिक्कत, no, sir, ओके तो अब देखिए यार, चीजें बहुत ही इजी बची हैं। अब हम क्या ट्राई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ट्राई करेंगे यूजिंग एम्पियर। क्या करना है सबसे पहले, closed loop use कर, और वो भी perpendicular और parallel, ओके नेक्स्ट। अब एक बार जब डायरेक्शन फिक्स हो गई तो कहीं पे भी वो चेंज मत करना कि बीच में चेंज कर लिया, जो है वो रही वही ही रहेगी। और देखिएगा एक एक मिनट में तुरंत आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड्स में भी है, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझाया है कि लिखते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने समझाया कि लिखते कैसे हैं, बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ r डिस्टेंस फ्रॉम अ इनफाइनाइट वायर। अब बताओ इनफाइनाइट वायर का हमें आंसर पता है या नहीं, yes, पता है ना। क्या है इनफाइनाइट वायर का आंसर, म्यू नॉट I बाई, 2 pi r। 2 pi r, यहां से हम प्रूव करके दिखाते हैं। मैंने P पॉइंट से पास होने वाला क्या एज्यूम कर लिया, एक, सब loop, अब ये लूप की रेडियस कितनी है, r। अब नोटिस करना कि लूप क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप मैं ट्राई करता हूँ कि B मेरी जिस तरफ है, तो थंब अपवर्ड B कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने लूप भी कैसा लिया, anti-clockwise, स्टेप देखिए, I अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने एज्यूम लूप भी क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे B और L के बीच का एंगल कितना रहेगा, बार बार 0। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो जब मैं यूजिंग एम्पियर लॉ लिखूंगा ये, तो वहां पर मैं पहले लिखूंगा कि इसे बोलते हैं BL कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1। और B क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो सिर्फ किसका इंटीग्रेशन है, D। और लेंथ का इंटीग्रेशन, एक लूप का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सरकमफ्रेंस। और यहाँ पर अंदर सिर्फ एक करंट थी, तो आ गया या नहीं बताएं।
क्लियर ना? अब देखो यार, राइट साइड में एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज दिखी है जो आपको बाद में समझ में आएगी। सोचो आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, सिर्फ डीएल लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो किसी हाफ सेमी सर्कल के लिए, तो बताओ क्या इंटीग्रेशन आएगा? पाई आर आएगा ना? Yes, sir. लेकिन अगर आप डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करने लग गए ना, तो जरा फील करिएगा कि अगर ये वेक्टर है तो इसके मतलब 2 कंपोनेंट होंगे, और आफ्टर दिस 1/4 ऑफ क्वार्टर एक सेक्शन क्या आने लगेगा ऐसे उल्टा ना, तो ये और ये क्या होंगे? And वर्टिकल वाले क्या हो जाएंगे कंपोनेंट? cancel कैंसिल। सिर्फ कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे? horizontal. इसलिए अगर आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा पाई आर, लेकिन डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंथ बचेगी। क्या आंसर आएगा? 2r। समझा या नहीं बताइए? आगे जरूरत पड़ेगी किसे इंटीग्रेट करने की? डीएल वेक्टर। तब मैं आपको बताऊंगा कि डीएल वेक्टर मतलब क्या आंसर आएगा। अभी तो हमने डॉट प्रोडक्ट से ब्रेक कर दिया है ना, तो सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 पाई आर। तो बताओ यार, ये सॉल्व करना समझ आया ना? इनफाइनाइट वायर। आप देखो कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पिक किया? अरे नेक्स्ट, hollow cylinder. हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब मेटल कहाँ है? बाहर ऐसे है, तो पूरी करंट सिर्फ किस में जाएगी? इसी मेटल में जाएगी ना। तो अगर मैंने अंदर कोई पॉइंट पर पूछा कि बताओ यार अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो लो आप लूप बनाओगे। क्या लूप के अंदर कोई वायर आएगी क्या? बताएं, इनसाइड अगर आपने पॉइंट देखा, कोई लूप बनाया, तो क्या उसमें कोई भी करंट दिखेगी क्या? No, sir. No, तो इसका मतलब एक हॉलो सिलेंडर के इनसाइड क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? 0. 0. और अगर आउटसाइड देखोगे तो पूरी करंट काउंट हो जाएगी ना। Yes. और डिस्टेंस कहाँ से होगी? सेंटर से। तो इसका मतलब फॉर्मूला वही रहेगा जो रेगुलर था, क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक हॉलो सिलेंडर इनसाइड 0 होती है और आउटसाइड किसके जैसा बिहेव करता है? Wire. वायर Infinite के। wire. और इसका ग्राफ समझ आया? इनसाइड 0 और आउटसाइड जस्ट 1/r। वायर में क्या होता है? बी 1/r। Wire में वायर में ये फॉर्मूला होता है ना वायर के लिए, बी। Yes. तो बताएं, क्लियरिटी है यहां तक? Yes. ठीक है, तो ये हमने वायर का देख लिया, हॉलो सिलेंडर का देख लिया। अब दूसरा किसका डिस्कस करेंगे? सॉलिड का। सॉलिड सिलेंडर मतलब अगर ये सरफेस है तो करंट पूरे सरफेस से जा रही होगी ना। तो आप आइडिया समझ गए। अगर आपको इतने लूप की करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पूरी करंट डिवाइड बाई R. Area. डायरेक्ट रेडियस। बस, ये पूरा सॉलिड है यार, करंट पूरे सॉलिड में हर जगह जा रही है। Area. एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू क्या? अपना रिक्वायर्ड एरिया। ओके ना? Yes. समझा कि नहीं? ये होगी करंट इनसाइड। कोई डाउट क्या? No. ओके, तो देखा आपने इनसाइड करंट को हमने क्या लिखा? आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रिक्वायर्ड पाई आर स्क्वायर। और डीएल का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा? 2 pi. तो यहां से देखा हमने, तो एक आर कैंसिल आउट हुआ, एक आर बच गया। तो आप इसे देख सकते हो, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर मेन इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? बी, आर बाई R. आर के प्रोपोर्शनल। और जैसे ही आउटसाइड की बात आएगी तो पूरा काउंट हो जाएगा ना आई, मतलब सीधा किसके प्रोपोर्शनल? 1 बाई आर। तो देखो ना यार, ये कितनी बार ऐसी चीजें यार बता चुके हैं कि इसका मतलब इनसाइड कैसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? 0 टू मैक्स तक, और फिर उसके बाद
वायर के लिए डाउन होने लग जाएगा। समझा या नहीं? स्टैंडर्ड केस एकदम सॉलिड सिलेंडर में यही आता था, वो स्फीयर वगैरह में। याद आ रहा है? Yes. अब देखो इनफाइनाइट शीट का देख लेते हैं। इनफाइनाइट शीट में यार दिक्कत ये है कि सपोज ये शीट थी, अब मैं इसमें एक क्लोज लूप बना ही नहीं सकता, तो पहले मुझे चेक करनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी। तो समझाया था ना मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, टॉप पॉइंट पर देखोगे तो इधर थी। सेटअप बताया था ना कि इनटू द प्लेन है तो कैसा होगा सर्किल, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब टॉप ऑफ द, अच्छा एक चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, सर्किल में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, वो सिर्फ एक लॉजिक था याद रखने के लिए। इनफाइनाइट शीट के लिए यूनिफॉर्म होती है वैल्यू। अच्छा किसी को आंसर याद है कितनी होती है इनफाइनाइट शीट का बी? mu n I. क्लियर ना? ओके है ये? Yes. अच्छा जब मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैं अपने लूप में ये लाइन इंक्लूड कर लूं और ये। अब अगर क्लोज करना है तो मैंने ये भी बताया ना कि बी के परपेंडिकुलर भी चूज कर सकते हो, तो क्लोज हो गया ना लूप। इनफाइनाइट शीट के लिए समझ आया लूप कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बोल दो। समझ आया? क्या सर्कुलर लूप बन सकता है क्या? अरे एज्यूम्ड लूप होना चाहिए इधर अलोंग या परपेंडिकुलर। सर्किल अर्किल बना लिया तो फिर यहाँ पर एंगल आ जाएगा ना बी और एल के बीच में। Yes. तो हमने ले लिया लूप रेक्टेंगुलर। अब बताओ लूप कैसा ले ले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जिस तरफ भी हो वैसे ही लेना चाहिए, तो कैसे है बी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो हमने भी लूप ले लिया क्या, क्लॉकवाइज। अब देखना एम्पियर लॉ लिखूंगा बेटा, ये बोर्ड्स में भी है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे करते हैं इन्हें। ठीक, कैसे करते हैं इस चीज को, ऑल्दो टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड्स का एकदम सेपरेट लिख लिख के सिखा के पूरा एकदम अलग से लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको पूरा लिख के समझाएंगे कि किस तरीके से लिखना है। बट मुझे लगता है कि यार अगर आपने अभी सीख लिया तो बेस्ट है ना। तो देखिए कैसे करना रहेगा। एम्पियर लॉ यूज किया मैंने, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। और अब मैंने क्या किए, कितने पार्ट में कर लिया इस लूप को, 4 पार्ट्स। ओके ना? पार्ट 1 की लेंथ कितनी है, एल। सारे पार्ट की लेंथ एल है। तो आप देखिएगा, पहले पार्ट लिया पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, ये समझ आया 4 पार्ट। अब देखो क्यू आर और एस पी, इन दोनों में आंसर क्या आएगा, 0। 0, क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल है और जबकि इनकी लेंथ परपेंडिकुलर है। तो आपने देखा कि ये जो लेंथ इधर है, बी इधर है, तो इसलिए ये थीटा 0 है और कॉस थीटा +1, जबकि यहाँ पर बी इधर है, क्यू आर परपेंडिकुलर है 0, इसमें भी सेम डायरेक्शन है और इसमें भी परपेंडिकुलर। तो मुझे लगता है आपको समझ आया ना कि किसमें 1 होगा और किसमें 0। तो यहाँ पर पी क्यू वाला 1 होगा और आर एस वाला 1, तो दोनों का ऐड करके कितना आ गया, 2BL। अब अंदर करंट कितनी है, तो मैंने बताया यार कि मान लेते हैं करंट कितनी है, तो इतनी ही लेंथ तक तो करंट होगी ना। इसलिए हमने एक चीज डिफाइन की आई डैश, विच इज I/L। आई बाय एल। तो अगर हमें हमारी लेंथ का चाहिए तो इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी, आई डैश इनटू एल, यही होगी ना। आई डैश इज लाइक पर यूनिट लेंथ और इनटू एल करा देंगे तो पूरी करंट आ जाएगी इनसाइड। इनटू एल कराया और एल क्या हो गया, कैंसिल, आंसर आ गया म्यू नॉट आई डैश बाय। समझ आया कैसे प्रूव करते हैं? बताया यार, समझ आया कि नहीं कैसे प्रूव करते हैं इसे एम्पियर लॉ से? यस सर। ओके, अब डेफिनेटली सोलेनॉइड को भी ट्राई कर सकते हैं एम्पियर लॉ से। तो देखो सोलेनॉइड में भी कैसा चूज करना है हमें इस बार, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि देखो ये जो अंदर है वो तो लॉन्ग है, ये वाला जो पीस है वो क्या है,
अरे ये वाला पीस जो ड्रॉ किया अभी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और ये आउटर पीस पे तो बी ही क्या है 0। तो समझ आया लूप कैसे रेक्टेंगुलर चूज करना है। अब देखना मैं लिखूंगा नंबर 1 पी क्यू 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्या 0 है, बी बी ही 0 है। फिर बात आई क्यू आर क्यों 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। फिर अंदर वाला ये ऐड होगा प्रॉपर, क्योंकि इनका थीटा 0 है, मतलब बी इंटू प्रॉपर डीएल। फिर इसके बाद ये भी क्या है 0। 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ऑल 4 पैरामीटर लिखने समझ आ गए सबको। अब बात आती है करंट कितनी है इसके अंदर। अब आप देखो करंट कितनी है, तो करंट मतलब क्या, ये लूप सी तो करंट है ना, हर लूप में करंट है ना, तो जितने लूप इसके अंदर आ जाएंगे उतनी ही तो करंट आपको मिलेगी ना। तो करंट कितनी है, एक सिंगल करंट इनटू कितने लूप है, बट ये लूप कितनी लेंथ के चाहिए, सिर्फ हमें एल लेंथ के चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल लूप डिवाइडेड बाय एल, ये हुआ पर यूनिट, इस इनटू इसमें हम क्या कर दें अपनी रिक्वायर्ड लेंथ का मल्टीप्लाई करें। इसलिए सोलेनॉइड के सेटअप में म्यू एन बाई एल को हमने क्या लिख दिया है, स्मॉल एन। समझ आया या नहीं? फिर वो आई कैसे लिखा एक बार फिर? हाँ, आए कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे ये रिंग्स है, हर रिंग में करंट जा रही होगी ना, यस सर। रिंग में करंट, तो अगर आप लूप लोगे तो आपको इतनी सारी करंट्स दिखेंगी ना। तो अगर आपको टोटल आई लिखना है, आई टोटल, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट इनटू इसमें कितने सारे लूप्स हैं। हाँ लूप्स पर ही। अगर मुझे पता है कि पर यूनिट लेंथ में एन है, तो इनटू एल कर देंगे तो हमारे लूप्स आ जाएंगे ना एल लेंथ के। यस। इसलिए यहाँ पर हाँ बट करंट वो सेम अमाउंट में ही जाएगी ना। सेम अमाउंट में जा रही है, सेम अमाउंट में जा रही है, बट इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं ना। ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सब मिलके दे रहे हैं। इसलिए पूरे लूप्स काउंट करते हैं, क्योंकि क्या काउंट करते हैं, टोटल करंट्स ना। सोचो एक ये है, मैंने कहा इसमें 10 करंट जा रही है और इसमें भी 10, तो क्या सिर्फ आप एक ही बार 10 काउंट करोगे, टोटल करंट इनसाइड काउंट करते हैं ना। यस सर। हाँ, तो इसमें भी जितने वायर्स आएंगे सबको काउंट करेंगे। तो ये हो गया n इंटू एल इंटू आई। तो dl का इंटीग्रेशन आया l, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा l से, और फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई। तो बताएं सोलेनॉइड का भी समझ आया ना, क्या ओके है या नहीं? यस सर। अब देखो सिमिलर टॉराइड का हो जाएगा। अब टॉराइड में लूप कैसा लेना पड़ेगा इस बार आपको, सर्कुलर। सर्कुलर लेना पड़ेगा। अब देखो अगर बाहर ले लोगे तो कैंसिल 0 है, अंदर भी 0 है, सिर्फ कहाँ वाले काउंट होंगे, इनसाइड। इनसाइड में। तो देखो अगर मैं पूरे देखूंगा तो P पॉइंट पर 0 है, S पॉइंट पर 0 है, सिर्फ इनसाइड द क्वाइल बोलते हैं इसे। तो टॉराइड में सर्किल वर्ड मतलब ये नहीं है, सर्किल, सर्किल मतलब क्या है, ये पूरा सर्किल, सर्किल के अंदर 0, बाहर 0, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहती है, लूप के अंदर, इनसाइड द इनसाइड द क्वाइल। तो अब नोटिस करना कि अगर आपने एक लूप चूज किया यहाँ, तो क्या कोई करंट दिखेगी क्या, नहीं। अगर आपने आउटर चूज किया तो नोटिस करना मैथमेटिकली लूप कैसे दिखेंगे, एक में करंट ऐसे अंदर जा रही होगी, फिर एक साइड से बाहर आ रही होगी ना। आप अगर क्या करें, एक टोरॉइड को ऐसे कट करके ऊपर से देखें, हम ये कौन सा व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक साइड पे वायर अंदर जा रही है और एक साइड पर वायर बाहर आ रही होगी ना। यस सर। अगर आपने आउटर सर्किल लिया तो मैथमेटिकली आप बोल सकते हो कि जितनी करंट अंदर गई उतनी करंट बाहर आएगी, तो नेट आंसर क्या आ रहा है, 0। जो कि हमें ऑलरेडी पता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। अपन मेन पार्ट पे आते हैं। अब हम लूप अगर ये ब्लैक वाला कंसिडर करें, तो देखो अगर आपने कुछ ऐसा लूप कंसिडर किया तो आपको करंट कौन सी मिल जाएगी, ये सारी,
मतलब बेसिकली टोटल करंट ही काउंट हो जाने वाली है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनसाइड तो खत्म है, आउटसाइड भी 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों करंट कैंसिल कर देंगी। समझा या नहीं? मुझे एक बार देखना पड़ेगा बोर्ड्स में आपके टोरॉइड है या नहीं। अगर टोरॉइड है तो आपको ऐसे प्रूव करके लिखना पड़ेगा कि इनसाइड ऑफ सर्किल क्यों 0 हो गया, क्योंकि क्या 0 है, करंट। अगर आउटसाइड 0 देखा है तो क्या रीजन है, क्योंकि प्लस करंट भी है और माइनस करंट भी। पूछे, किसी ने कुछ पूछा क्या डाउट? ओके। और अगर अंदर आपने सर्किल बनाया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बी डॉट डीएल में डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, और अंदर आ जाएगी ये सारे करंट्स। और मैंने बताया था कि टोरॉइड के केस में क्या पता होता है सीधे हमें, नंबर ऑफ लूप्स। तो एक करंट इनटू टोटल नंबर ऑफ लूप्स। तो क्या आ जाता है यहाँ से, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। समझा या नहीं टोरॉइड का? यस सर। ओके, मैं थोड़ा सा एक बार बोर्ड्स के बुक में कंफर्म कर लेता हूँ टोरॉइड आपका है या नहीं। तो चले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब किसने क्या कैसे बताया वो सब हो गया, राइट हैंड रूल वगैरह हो गया। अच्छा, आपके बुक में उल्टा चला है, पहले क्या पढ़ा दिया है आपको, आपके बुक में सीधे ही स्टार्ट किससे कर दिया है, मैग्नेटिक फोर्स। बट टेंशन नहीं है, हम थोड़ा आगे जाएंगे फिर जहां पर इन्होंने मैग्नेटिक का फील्ड का स्टार्टिंग किया है। टेंशन नहीं लेना, हम एक्चुअल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, यहां से स्टार्ट है। सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से आपका स्टार्ट है क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अपन उसके बाद फिर फोर्सेस पढ़ेंगे। तो पहले बायो सेवर्ट लॉ से आपको ये एक्सप्लेन किया, और किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाई, किसकी, आर। सर्कुलर आर्क। तो ये देखो के आई बाई आर इंटू थीटा आ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिखाया है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब ये कौन सा वाला है, रिंग के एक्सिस वाला। एक्सिस। ठीक है, तो मुझे लगता है वो भी आपको याद आ रहा है कि क्या हमने प्रूव किया, कैसे प्रूव किया है। ओके ना। फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ करंट लूप, ये मैंने आपको दिखा दी ऑलरेडी। एम्पियर्स लॉ समझा दिया ना, ओके है। एम्पियर्स लॉ पूरा अपना देख लेंगे, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव है वो सारी चीजें देख लेंगे। फिर एम्पियर्स लॉ के बाद इन्होंने प्रूव करके फिर किसका लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरीके से हमने बताया, लूप लेके पूरा स्क्वायर लूप लेके। सोलेनॉइड के बाद टोरॉइड भी है, ठीक है, टोरॉइड भी है, टोरॉइड भी आपको ध्यान देना है। ओके, कैसे प्रूव किया, सारे पॉइंट्स आपके उसमें है, क्लियर या नहीं। तो ये चैप्टर का हमने 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या देख लिया है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अपन लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई आ जाएगा तो उसको फोर्सेस कैसे लगेंगे। क्लियर है। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो शीट बची हुई है वो भी डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ चलो फिर, टेक केयर गाइस। हाँ, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू।